ताकि भविष्य में इस्तेमाल करने की ज़रूरत हुई तो वे उसे इस्तेमाल किया करते थे। तुम्हारे परिवार वाले अच्छे हैं, उन्होंने ये सोने का सिक्का संभाल कर रखा था। वो सोने का सिक्का 2.5 लाख रुपए का था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2.5 लाख रुपए नहीं देखे थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद 2.5 लाख रुपए कमाए तक नहीं थे, और एक बड़ा लिफाफा भरकर मुझे 2.5 लाख मिले थे। मैं डरता डरता बस में उन नोट को अपनी बगल में दबा कर आया था। घर पहुंचते पहुंचते मुझे डर लग रहा था कोई चुरा ना ले। इतनी धन संपत्ति मैंने कभी नहीं देखी, कोई चुरा ना ले। घर पहुंचा और अपने पिता को बताया। मेरे पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। सच में ये सोने का सिक्का इतना महंगा था? मैंने पिताजी को कहा, पिताजी ये सिक्का कहाँ से आया? हमने कब से संभाल कर रखा था, पहले ही आपको इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। हमारे पास जो रकम आती उससे आप कोई काम कर पाते, मैं कोई काम कर पाता। गरीबी में हमने इस तरह से इतने दिन देखे, वो देखने ना पड़ते। तब मेरे पिता ने जो कहा, मेरी आंखें फटकर बाहर की तरफ आ गई। अरे पहले पता होता तो तुम्हारे दादाजी से और भी सिक्के मांग लेता। मैंने कहा, और भी सिक्के? मतलब दादाजी के पास और भी सिक्के थे? पिताजी ने कहा, हाँ, तुम्हारे दादाजी के पास और भी कई सिक्के थे। उन्हें एक खजाना मिला था। उस बड़े से बक्से में वो कह रहे थे कि 1000 से ज़्यादा सिक्के थे। उन्होंने बस एक ही सिक्का निकाला था और मेरी मांग पर मुझे वो एक सिक्का दे दिया था। वो कह रहे थे समय आने पर वो खजाना निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे। अभी उनका मन नहीं था। वो कह रहे थे कि जब मेरा मन होगा तभी मैं सोना निकालूंगा। मेरी इजाज़त के बिना वो सोने के सिक्के कोई मत निकालना, और हमारे परिवार के सिवा उस खजाने के बारे में किसी को बताया तक नहीं गया था। मैं अपने पिताजी को कहने लगा, पिताजी बताइए कहाँ है खजाना? ऐसे सिक्के निकले हैं, मैं अलग अलग शहरों में जाऊंगा, ये सोने के सिक्के बेचूंगा और इससे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हमारे पास आ जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे। पिताजी बताइए। पिताजी ने कहा, नहीं, तुम्हारे दादाजी ने कहा था मेरी इजाज़त के बिना वो सोने के सिक्के मत निकालना। मैंने कहा, पिताजी दादाजी को मरे 10 साल हो गए, मरने के बाद उनसे जाकर इजाज़त मांगेंगे तो वापस आने का समय नहीं मिलेगा, दोबारा जिंदा होना पड़ेगा हमें। पिताजी मान नहीं रहे थे। कैसे समझाता उन्हें, दादाजी मर चुके हैं, उनसे इजाज़त कैसे ले सकते हैं? लेकिन मेरे दादाजी ने वचन लिया था मेरे पिता से, और मेरे पिता वो वचन को निभाते जा रहे थे। और मेरा रो रो कर उस रात बहुत बुरा हाल था। मैंने अगले दिन भी पिताजी से बात की और पिताजी ने कहा, तुम्हारे दादाजी की इजाज़त के बिना मैं नहीं बता सकता। और मैं बहुत ज़्यादा मायूस था, कहाँ से लाऊं अपने दादाजी की इजाज़त। और उसके बाद कई दिन बिता चुका था। मैंने बस एक छोटी सी बात अपने एक दोस्त से शेयर की थी, घुमा फिरा कर, कि मेरे पिताजी एक काम मेरा कर सकते हैं, बहुत अच्छे वाला काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनका कहना है मैं दादाजी की इजाज़त के बिना वो काम नहीं कर सकता। अब दादाजी मर चुके हैं बहुत साल पहले। क्या करूं मैं, पिता को कैसे समझाऊं, मुझे कुछ आइडिया दे। उसने कहा, तो तेरा काम तो आसान हो सकता है। मैंने कहा, कैसे? उसने कहा, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं, और वो टीचर भी है, यानी कि सिखाता है ऐसी तंत्र सिद्धियां बड़ी आसानी से। भूत प्रेत से बात करना, आत्माओं को बुलाना, उसे सब आता है। तुम्हारे दादा की आत्मा को बुला लेंगे, उनसे इजाज़त दिलवा देना अपने पिता को, काम तुम्हारा हो गया। मेरे दोस्त ने एक ऐसा आइडिया दिया था। It's dangerous. Dangerously cool. Go, stop, go, playing this game like a tic-tac-toe. ऐसा आइडिया दिया था जिसने मेरे चेहरे पर रौनक ला दी थी। मैं बहुत खुश उसे गले से लगा लिया, बड़े जोर से गले से लगाया था, और वो भी कह रहा, इतनी खुशी कहाँ से हो गई तुझे, क्या काम है बता तो ज़रा। अब मैं उसे बता थोड़ी ना सकता था। खजाने की बात किसी को बताएंगे तो बुरा ही फंसेंगे ना, बस वो बात खुद तक सीमित रखनी है। मैंने उससे एड्रेस ले लिया उस तांत्रिक का। सीधा पहुंच गया मैं उस तांत्रिक के पास, और वो तांत्रिक भी कहने लगा, मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे मुझे देने के लिए। मैं तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान, भूख मुझे भी लगती है, ज़रूरतें मेरी भी हैं, और मुफ्त में मैं ये काम कर थोड़ी ना सकता हूँ।
मैंने उसको कहा, देखिए आप कितनी रकम की डिमांड कर रहे हैं मुझे बता दीजिए, मैं इंतज़ाम कर दूंगा। उसने कहा, तुमसे नहीं होगा, 10,000 रुपये लगेंगे, पूरी तरह से सिखा दूंगा कैसे आत्माओं को बुलाया जाता है, कैसे मुकाबला किया जाता है, पूरा सिखा दूंगा ये भूत प्रेत वाला चक्कर। 10,000 कर सकते हो? मैं उसके सामने रोने लगा। मैं उसके सामने एक्टिंग कर रहा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बस डिस्काउंट चाहता था, वो डिस्काउंट कर नहीं रहा था। अंत में मैंने उसे कहा, ठीक है, दादाजी से बात करने के लिए 10,000 मैं उधार लेकर दे दूंगा। रो रो कर वहाँ से गया था और वो भी जैसे मुझे सिंपैथी दे रहा था, लेकिन अंदर से मैं कमीनों की तरह हंस रहा था। मेरे पास 2.5 लाख रुपए थे, 10,000 देने में क्या नुकसान है, और इससे चांस होगा कि वो खजाना मिल जाए, हजारों सिक्कों वाला खजाना। अगले दिन मैंने 10,000 उसको दे दिए और वो बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन मेरी तरफ देखकर थोड़ा निराश था। 2,000 उसने वापस कर दिए और कहा, कोई बात नहीं बच्चे, काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है और दादाजी से बात करनी है, मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ, 8,000 में काम कर दूंगा। सीखना शुरू कर दे सीखना शुरू, क्योंकि भूत प्रेत के चक्कर में अगर कोई फंसे ना, मुसीबतें भी होती हैं, पता है ना तुझे? मैंने कहा, जी। उसने कहा, तो अच्छे से सीख कर ही काम करना, पहले सीख ले, कुछ महीने लगेंगे फिर समझ जाएगा, फिर अपने दादाजी की आत्मा को बुलाना, क्योंकि मरने के बाद आत्मा जैसे शक्तिशाली होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, आत्मा आज़ाद होती है। हो सकता है तुम्हारे दादा की आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैंने उससे सीखना शुरू कर दिया। 4 महीने मैं उसके पास जाता रहा और वो मुझे सिखाता रहा। पहले 1 महीने में मुझे लगा था ये तो बिल्कुल फ्रॉड है, कुछ नहीं करता, बस मंत्र सिखाता रहता है, आग में हाथ देता रहता है। मेरी बगल के बाल भी उसने जलाकर रख दिए थे, मेरे पेट में कोयले रखकर उन्हें सुलगा रहा था, कैसी कैसी तंत्र विद्याएं कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। 1 महीने तक वो जैसा जैसा कहता रहा मैं वैसा वैसा करता रहा। 1 महीने बाद उसने ज़मीन में एक छोटा सा खड्डा खोदा था, वहाँ कई कोयले रखे हुए थे। वो वहाँ साधना किया करता था, कोयले के बीच बैठ जाया करता था और नीचे चमड़े का जैसे एक मैट बिछा दिया करता। जैसे ही चमड़े का मैट गर्म हो जाता वो छलांग मारकर बाहर आ जाता। उसने मुझे कहा, चमड़े का मैट उतारना होगा, तुम्हारी परीक्षा का समय है, उतारो सारे कपड़े। मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसने कच्छा तक पहनने नहीं दिया था और मुझे कहा, कोयले के इस इलाके में तुम्हें बैठना होगा, कोयले के ऊपर 5 मिनट तक साधना करनी होगी। मैंने बस पैर ही तो रखा था, मेरा पैर जल गया और मैं सोचने लगा, अगर मैं यहाँ बैठा पता नहीं क्या क्या जल जाएगा मेरा, और दोबारा वो ठीक भी नहीं होने वाला। मैं उसके सामने कहने लगा, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी साधना है जिसमें खुद को जलाना पड़े, और मेरे पास कोई सिद्धि भी नहीं है। और तब उसने कहा था, बस तुम्हारे मुंह से यही सुनना था, कब से मैं तुम्हारे सामने क्या क्या किए जा रहा हूँ, पेट में कोयले सुलगाता हूँ, सिगरेट तुम्हारे कान में डाल देता हूँ, कभी तुम्हारे बालों को आग लगा देता हूँ, कभी मिट्टी पर लौटने के लिए कहता हूँ, अब कोयले पर बैठने के लिए कह दिया, वो भी नंगा। तू तो हर बात माने जा रहा था। ऐसा इंसान सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो हर बात मानता रहे। हमारे अंदर ऐसी अड़िग शक्ति होनी चाहिए मना करने की। तू सीधा मना कर, मैं नहीं कर सकता, इससे मैं मर जाऊंगा। उस दिन मैं तुझे सिखाना शुरू करता, 1 महीना तूने बर्बाद कर दिया। उस दिन उसने ये बताया, 1 महीने पहले बता देता मैं समझ जाता। और उस दिन उसने मुझे एक आत्मा दिखाई थी, आग के बीच से एक शैतान निकलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा, और जैसे ही वो शैतान मेरी तरफ आया मैं पीछे की तरफ डर कर भागा। और उसने कहा, डर गया, इतनी आसानी से डर गया? ये तो पहला भूत है जो तूने देखा है, इसे अग्निभूत कहा जाता है। ये कुछ नहीं करता, बस दूर दूर तक लपटें छोड़ता है। जब तू भूत प्रेत की दुनिया में आत्माओं को बुलाने की कोशिश करेगा, तब तेरे सामने ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी तो डर जाएगा। तुझे ऐसा लगेगा जिंदगी से आसान मौत है, लेकिन तुझे मरना नहीं है, तुझे डरना नहीं है, तुझे सीना चौड़ा करके सामने रहना है। भूत प्रेत फंसाने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें करने को कहेगा जो गलत होंगी, तुम्हारी समझदारी की परीक्षा लेगा। हो सकता है तुम्हें वो सही लगे, लेकिन वो चीज़ गलत हो। इसी से वो आत्माएं जीत जाती हैं हम इंसानों से। बस तुझे यही सीखना है, डरना नहीं है, मुकाबला करना है। जैसा भूत कहता है वैसा करना है और समझना है गलती कहाँ वो कर रहा है, तब उसे पकड़ लेना है।
मैंने उस तांत्रिक से वो अगले 3 महीनों तक ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी कि मैं जान गया वो बहुत शक्तिशाली था। बस परीक्षा ले रहा था। पहले महीने मेरा पिछवाड़ा जलाना चाहता था, बस मुझे सबक देने के लिए। वो सबक मैंने बिना पिछवाड़ा जलाए ही ले लिया। 4 महीनों में मैं सीख गया भूत का मुकाबला कैसे करते हैं, प्रेत कैसे होते हैं, पिशाच कैसे हमला करते हैं, छलावे क्या होते हैं, हर तरह की शक्तियाँ जो भारत में पाई जाती हैं उन सब की जानकारी दे दी थी। उसने बता दिया था ऐसी शक्तियों को कैसे रोका जाता है। कोई भी नाम ले लो, किचकांडी तक मैं उसकी जानकारी रखता था कि मुकाबला उससे कैसे किया जाता है। बस उसने यही कहा था, कुछ भूत बड़े अड़ियल होते हैं, बड़े अजीब होते हैं, उन्हें तंत्र साधनाओं से, मंत्रों से या यंत्रों से संभाला नहीं जा सकता, उन्हें बस बुद्धि से संभाला जा सकता है। 4 महीनों में मैं सीख गया और जैसे ही घर आया छत पर मैं चढ़ गया था। वहां रखे कोयले के ऊपर रखी सफ़ेद रंग की पट्टी जो जलकर काली हो जाती, मंत्र पढ़ता। सामने रखी तस्वीर मैंने दादाजी की। पिताजी को अभी मैंने बुलाया नहीं था। मैं सारी सिद्धियों को पहले प्राप्त करना चाहता था और उसके बाद जैसे ही मुझे नजर आने लगी वो लपटें जिसके अंदर से आत्मा बाहर निकल सकती थी मेरे दादाजी की, मैंने अपने पिता को बुला लिया। मेरे पिता यकीन नहीं कर रहे थे कि मैंने ऐसी तंत्र साधनाएं इतने कम समय में सीखी हैं, लेकिन अगर आपका टीचर अच्छा हो आपको जल्दी जल्दी सब कुछ सिखा देता है। समय की कोई सीमा नहीं होती, आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। मैंने वहां अपने पिताजी को जैसे ही दादाजी की आत्मा दिखाई, मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो अपनी आत्मा को नए शरीर में डाल चुके थे। उनका नया जन्म हो चुका था और कई चीज़ें उन्हें भूली हुई थी। बस कुछ समय के लिए वो अपने शरीर में बेहोश हुए होंगे, जिस भी जन्म में होंगे, लेकिन आत्मा को यहाँ बुला लिया गया था और मेरे दादाजी की आत्मा से बात करने के लिए मैंने उनसे पूछना शुरू कर दिया। घूम घुमा के सर्कल बना के, घूम घुमा के सर्कल बना के, इडली विडली पिज्जा घुमा के, लहंगा महंगा सब कुछ घुमा के, find it घूम घुमा के सर्कल बना के, घूम Circle it, find it. Intelligence now at your fingertips. Galaxy A26 5G with awesome intelligence. It's time for Rondo. It's time for Rondo. It's time for Rondo. It's time for Rondo. क्या भाई लोग, रोंडो जाना है क्या? आजा आजा बेटे तुझे मैं रोंडो घुमा दूं, नई गाड़ी में बिठा के तेरी दुनिया हिला दूं। यहाँ गेम है भारी, यहाँ गन्स है सारी, मार्केट से तुझे नए वेपन्स दिला दूं। आजा आजा बेटे तुझे मैं रोंडो घुमा दूं, बुलडोजर में डाल के। दादाजी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दादाजी अच्छे से पहचान नहीं रहे थे, बार बार जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहे, पिताजी को जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे। और मैंने पिताजी को कहा था, जल्दी कीजिए बात, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इन्हें याद आ जाए, जल्दी से इन्हें यहाँ से छोड़ना है, ताकि ऐसा ना हो यह अगले जन्म में भी मर जाएं, वो शरीर खत्म हो जाएगा। हमारे पास समय कम था। पिताजी ने कुछ बातें की, दादाजी को याद आया। इसके बाद पिताजी ने कहा, इजाज़त दीजिए, वो खजाने वाली बात मैं बता सकता हूँ अपने बेटे को। दादाजी की आत्मा ने कहा, भाड़ में जा, जो बताना है बता, मुझे परेशान मत कर, जाने दे मुझे। इसके बाद पिताजी खुश थे। दादाजी की आत्मा को मैंने आज़ाद किया और उसके बाद पिताजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अब इजाज़त मिल गई तुम्हारे दादाजी की, अब मैं बता सकता हूँ। उस समय सच में मुझे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरे पिता ना होते शायद मैं उनके पेट में एक मुक्का मार देता। मेरे पिता ने नीचे जाकर मुझे बताया दादाजी ने वो खजाना कहाँ रखा हुआ है। वो खजाना उन्होंने नेपाल की एक छोटी सी पहाड़ी, जो बिल्कुल वीरान इलाका है, वो पहाड़ी के अंदर छोटी सी गुफा थी जिसके आगे कई पत्थर पड़े थे। किसी को नहीं पता वहाँ छोटी गुफा भी हो सकती है। वहाँ पर एक बक्से को गुफा के अंदर मिट्टी खोद कर गाड़ा है जहाँ कोई जा तक नहीं सकता और वहाँ से कभी भी सिक्के निकाले जा सकते हैं। मैं खुश हो गया था। आखिरकार अंततः मुझे पता लग गया वो खजाना कहाँ है। अब अमीर होने का समय है। हमारा पुश्तैनी खजाना, जिसने ढूंढा उसी का होता है हमारा पुश्तैनी खजाना, सोने के सिक्के।
मैं सीधा उस तरफ निकलना चाहता था। पिता को मैंने बताया, पिताजी किसी को मत बताना। पिताजी ने कहा ये राज इतने समय से मेरे अंदर दफन था, मैंने नहीं बताया, अब मैं कैसे बता दूंगा। मैं खुश। तसल्ली करने के बाद मैं सीधा निकला था नेपाल की उस पहाड़ी की तरफ। मैं बॉर्डर क्रॉस करके जब उस पहाड़ी को ढूंढना चाहता था, मुझे सही से पता नहीं चल रहा, लेकिन समय लगता है, पता लगाया जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने का। अगर आपके पास कुछ धन हो, और यकीनन एक सिक्के ने जो 2.5 लाख रुपए दिए थे उनमें से 2,42,000 मेरे पास थे, उससे बहुत काम करवाए जा सकते थे। मैं उसका इस्तेमाल कर रहा। कुछ लोगों को बस 100 रुपए 200 रुपए दिए, जानकारी वो खुद ब खुद उगल देते, मैं किसी को पता लगने नहीं देता। मैं कह रहा था ध्यान लगाने के लिए मुझे पर्वतों में जाना है, और वो मुझे ऐसे ऐसे पर्वत दिखाते जहां मैं जाना नहीं चाहता था। जिस पहाड़ी को मैं ढूंढ रहा वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं थी, लेकिन अंततः मैंने पता कर ही ली। बहुत वीरान इलाका। आप उस पहाड़ी पर जा सकते हैं जहां सड़क बनी हो। उस पहाड़ी पर कैसे जाएंगे जहां सड़क ही नहीं बनी? पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता, नीचे उतरना पड़ता, नदी छोटी सी जिसे पार करना पड़ता, और नदियों में बारिश के समय पानी बहुत ज़्यादा आता है। मैं नहीं चाहता था खजाना ढूंढने गया, एक लड़का नदी में बहकर मारा गया, ऐसी खबर अखबार में छपी हो। मैंने बहुत पहाड़ियों को पार किया, उस नदी को भी उस समय पार किया जब बारिश के कोई आसार नहीं थे, आसानी से पार कर दिया। जब बड़ा सा बैग लिए मैं उस पहाड़ी तक पहुंचा था, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और वहां आने जाने का कोई और रास्ता नहीं था। उस पहाड़ी के पास खाना खाकर जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, मुझे वो गुफा छोटी सी साफ दिख गई। ऐसी वीरान जगह जहां तक शायद किसी इंसान का आना जाना नामुमकिन होगा। वहां पहुंचा मैं और बड़े से पत्थर को एक तरफ करके छोटे छोटे पत्थरों को हिलाया। यहाँ कोई भूस्खलन हुई होगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं थी। गुफा को आसानी से ढूंढा जा सकता था। हर पहाड़ी में छोटी मोटी गुफाएं तो होती ही हैं। ये प्राकृतिक गुफा थी। पत्थर हटाकर गुफा साफ नजर आ गई। अंदर जाने का रास्ता, ज़्यादा अंदर तक जाना नहीं था मुझे, आगे आगे ही रहना था। और जैसे ही मैं गुफा के अंदर गया, देखने के लिए कहाँ पड़ा है फावड़ा जो ज़मीन में गड़ा है। वो लोहे का फावड़ा जंग खाया होगा, क्योंकि घटना लगभग 22 साल पुरानी है, लेकिन सबूत तो मौजूद होंगे। मुझे नहीं पता था इस गुफा में खजाने फावड़े के सिवा और भी कुछ मौजूद था। सामने अजीब सा जीव था गुफा के अंत में। मुझे लगा भालू घुसा है, मार देगा ये मुझे। मैंने तंत्र साधनाएं सीखी हैं, जानवरों से लड़ना नहीं सीखा, ये तो मेरा कचूमर बना देगा। मैं उसकी तरफ देख रहा कि ये कैसा भालू है, सर पर हेलमेट पहने हुए। उसने सफ़ेद रंग का हेलमेट पहना हुआ था और नीचे का जो शरीर था वो किसी जानवर जैसा नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल जैसे सफ़ेद काला मिक्स ग्रे सा, चमकदार चमड़ी और बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ। लेकिन उसके पैर बदल रहे थे, थोड़ा थोड़ा जैसे धुआं निकल रहा हो पैरों से। वो हवा में उड़ सकता था और मैं उसे देखकर डर गया। ये कोई जानवर नहीं हो सकता, या तो ये एलियन है या कोई अजीब सा भूत है। हो सकता है भूत ही हो, एलियन बनकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं बस समझना चाहता था कैसा भूत है। लेकिन जैसे ही वो उड़ता उड़ता मेरी तरफ आया, बड़े बड़े पंजे जैसे कोई चुड़ैल हो, गड़ाना चाहता था मेरी गर्दन में। मैं छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागा। मुझे जान बचानी थी, खजाना तो बाद में भी ढूंढा जा सकता था। पहले समझ में तो आए भूत कैसा है। वो तांत्रिक ने जो भी बताया था, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी करण पिशाचनी जैसी जैसी जानकारी दी, कोई इससे मेल नहीं खाती थी। हेलमेट वाला भूत, मैंने जिंदगी में हेलमेट वाला भूत कभी नहीं देखा था। मैं पहाड़ी से नीचे भागा और ये दिन का समय था। मैंने पहाड़ी के बाहर निकलते हुए उस भूत को देखा। वो गुफा से नीचे उतरकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा। पहले तो पकड़ना चाहता, फिर धक्के देकर मुझे पहाड़ी से दूर करना चाहता था। उसने मेरे सर के पीछे अपना वो हेलमेट मारा था और उसका दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था। एक मेरे सर के पीछे जैसे गूमड़ सा बन गया था। ज़मीन पर घिसट कर गिरा था मैं और उस नदी को पार करके दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गया।
तभी मैं उस पहाड़ी को देख रहा। वो भूत क्या है, कैसा है? मैंने 4 मंत्र पढ़े। मुझे उस तांत्रिक ने बताया था ये 4 मंत्र पढ़ने के बाद आप किसी भी भूत से सवाल करो, उसे जवाब देना ही पड़ता है। और मैं ये मंत्र पढ़कर नदी के पास से उससे सवाल कर रहा। वो नदी की दूसरी तरफ था, जैसे खुद को रोके रखा हुआ, इस तरफ आ नहीं सकता था, मजबूरी होगी। मंत्र पढ़े और मैंने सवाल पूछा, कौन हो तुम, दो मुझे जानकारी। और उसने जवाब दिया, चला जा भूतनी के, दोबारा नजर मत आना। ये कहकर वो पहाड़ी के ऊपर चला गया। मैं हक्का बक्का हो गया था। जैसा कि मुझे तांत्रिक ने बताया था, मैंने भी कई भूतों पर इस्तेमाल किया था, एक पिशाच पर इस्तेमाल किया था। ये मंत्र पढ़ने के बाद जैसे किसी भी काली शक्ति से कोई सवाल पूछा जाए, उसे जवाब देना पड़ता है, अपनी जानकारी देनी पड़ती है। इसने तो भूतनी का कहकर मुझे भगाने की कोशिश की। एक फैंसी मिस्टीरियस पैलेस में मिले कुछ सीधे साधे लोग और शुरू हुआ आने की कोशिश की। मैं हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे शायद अब वापस जाकर तांत्रिक से बात करनी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक भूत को कैसे पकड़ा जा सकता है जो बड़ा अजीब हो। लेकिन इतनी दूर वापस घर आने के लिए मुझे लंबा सफ़र तय करना पड़ता। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर उन तरकीबों को अपनाऊं जो भूतों पर अपनाई जाती है। वो तंत्र सिद्धियाँ, वो आयुर्वेदिक कला, वो जड़ी बूटियाँ, वो चीज़ें जिनसे भूत प्रेत डरते हैं, मैं उनका इस्तेमाल कर सकता था। मैंने ढूंढनी शुरू कर दी। मैं सबसे पहले काठमांडू के बाज़ार में गया। काठमांडू तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगा था मुझे। मैं बाज़ार से उन चीज़ों को ढूंढ रहा, क्योंकि छोटे शहरों में वैसी जड़ी बूटियाँ मिल नहीं रही थी, वैसे पत्थर नहीं मिल रहे। वो सभी मैंने खरीद लिए। जैसा कि मुझे तांत्रिक ने बताया था, जब कोई चीज़ काम ना करे, जब समझ में ना आए सामने वाला भूत कैसा है, तब हर चीज़ को उसमें पिरो देना है एक माला में, और उस माला को पहनना है, शरीर पर बांधना है। भूत पिशाच कुछ भी हो, वो मजबूर हो जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा वो कैसी शक्ति का इस्तेमाल करे, और जो भी वो हुआ वो कमज़ोर पड़ जाएगा। मैंने एक ऐसा वस्त्र बनाया था, एक ऐसी शर्ट बनाई थी जिसमें चारों तरफ लहसुन टंगे हुए, चावल टंगे हुए, नींबू टंगे हुए। सर के ऊपर मैंने 3 अगरबत्तियां लगा ली थी। सर के ऊपर मैंने कई फूलों की माला बनाकर पहनी हुई। देखने में मैं एक ऐसा बाबा लग रहा था जो किसी और ही शहर से आया हो। वो चीज़ें मैंने लिफाफे में डाली हुई, क्योंकि अगर मैं उन पहाड़ियों के बीच से निकलते वक्त इस तरह पहने रहूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर गलती से मैंने पहले पहन लिया, रास्ते में किसी ने देख लिया, वो पता नहीं क्या समझेगा, कहीं मुझे भूत समझकर लोग पीट पीट कर मार ना डाले। इसीलिए वापस उन्हीं पहाड़ियों के पास आया, उन सब चीज़ों को पहना। वो सारी की सारी चीज़ें, एक बड़ी काले रंग की गुड़िया जिसमें कई सुई टंगी हुई थी, वो भी लेकर आया था मैं। एक बड़ी सी कांच की बोतल जिसमें भूत को कैद किया जा सकता है, वो भी लेकर आया था मैं। एक चिराग जो पीतल का हो, जिसके अंदर जिन्न को कैद किया जा सकता है, वो भी लेकर आया था मैं। हर तरह की चीज़, सामने जो भी हो मजबूर कर दूंगा। चांदी की छुरी लेकर आया था, अगर पिशाच हुआ तो सीना चीर डालूंगा। मैं जीतने वाला था, अब हार नहीं सकता था। मैंने नदी को पार किया। वो कपड़ों को मैंने पहन लिया था। कोई कमजोरी नहीं थी मेरे अंदर, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। मैं अब सीना चौड़ा करके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, पत्थर को एक तरफ किया। उसने पत्थर से गुफा को फिर से बंद कर दिया था। बड़ा कमीना भूत था, किसी को पता लगने देना नहीं चाहता था। शायद इस जगह का वो खजाना उसे भी अच्छा लगा, लेकिन मरने के बाद खजाने का क्या किया जा सकता है, ये मैं भी सोचे जा रहा। जैसे ही मैंने उसे ललकारा, बाहर निकल कर मुकाबला, जो भी है चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। कौन है जो हेलमेट पहने लोगों को डराता है? सामने अंधेरे से वो बाहर आया। सफ़ेद रंग का हेलमेट चमकदार था, और उसके हंसने की आवाज़, मौत को बुलाया है तूने, मौत को, अब गले भी लगाना होगा। वो मुझे डराना चाहता था। ऐसा ही मुझे तांत्रिक ने बताया था, भूत डराएंगे, बहकाएंगे, तुम्हें भटकाएंगे, लेकिन डरना नहीं है। मैं भी नहीं डरा। हाथ में वो खंजर जो मैंने चांदी का बनाया था, और शरीर पर वो कपड़े, डराने के लिए काफ़ी थे उसे।
वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया और मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहता था अगर बीच में वो हेलमेट नहीं होता। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, नोच दूंगा तुझे। मैंने उसे धक्का दिया। जैसे ही उसके सीने पर वो लहसुन को रगड़ा, हर काली शक्ति लहसुन से डरती है। मैंने छाती पर लहसुन रगड़ा तो उसकी चीखें निकलनी चाहिए थी। वो चीखा नहीं बल्कि छाती को मलकर कहने लगा, साले मैला करता है, तुझे तो अभी पीटता हूँ। मुझे उसने गर्दन से पकड़कर नीचे मिट्टी में घुसाने की कोशिश की। पीठ पर जैसे झांपड़ मार रहा। उसकी 3 उंगलियां थी, लंबी लंबी सी। पता नहीं कैसा था, कोई जैसे अपंग, कोई जैसे 2 उंगलियां कटा इंसान हो जो मरकर भूत बन गया। मेरी पीठ पर लंबी लंबी उंगलियां छपा डाली उसने और मैंने कपड़े ही ऐसे पहने थे लहसुन नींबू वाले। वो नींबू जैसे निचुड़ चुका था, जख्मों पर लग रहा और मुझे मिर्ची लगने लगी। मैंने मिर्ची भी टांगी थी। उसने वो ऐसे लपड़ पीठ पर मारे थे, जख्मों में मिर्ची लगी और मैं चीखने लगा। उसे उठाकर पटका था मैंने और उस पर लहसुन मिर्ची हर चीज डाली। वो कमजोर नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैं शरीर से उतार उतार कर उन कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसके ऊपर मलने की कोशिश कर रहा, उसके ऊपर फेंक रहा। उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर मुझे लगा ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये पिशाच है चेहरा छिपाए हुए, तभी तो हेलमेट पहना है। अभी बताता हूँ। मैंने एक तरफ से वो छोटा चांदी का चाकू निकाला, उसके पेट में घुसाने की कोशिश की। वो चाकू निकलते ही मेरे शरीर पर जितने कपड़े थे वो फट चुके थे, सभी उतर चुके थे। उसने आधे बाकी फाड़ डाले थे। चाकू पेट में घुसाया, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो भूत जैसा था, जैसे आधा शरीर हो। चाकू घुस गया, उसने झांपड़ मारा और छीन लिया मुझसे चाकू। फिर ऊपर की तरफ करके कहने लगा, चांदी चांदी, ये भी एक खजाना बन सकता है, इसे छोड़कर जा, ऐसे भाग जा यहाँ से। उसने मुझे धक्का देकर उस पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और पत्थर से गुफा को बंद किया। मैं बिना कपड़ों के रोता रोता उस पहाड़ी से नीचे उतरा था। कैसा कमीना भूत है, समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह से काबू में नहीं आ रहा। पहाड़ी से उतरा नंगा, नदी को पार किया मैंने। नदी को पार करके कपड़े पहने जो वहाँ पर कुछ उतारे थे, वो पहनकर मैं पहाड़ियों से दूर निकला रोते हुए। ये तो बड़ा पंगा है। ये कैसा भूत है? जो सीखा मैंने सब नाकाम, जो सीखा मैंने सब नाकाम। फिर मैं वहाँ से रोकर वापस